नमस्कार दोस्तों, भारत और नेपाल एक बार फिर आमने सामने है। नेपाल में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद भारत और नेपाल के रिश्तों में लगातार दरार देखने को मिल रही है। पहले तो नेपाल की नई सरकार ने, बालेंद्र शाह की सरकार ने भारत विरोधी फैसला लेते हुए उन्होंने क्या किया, 100 रुपए से अधिक के सामान पर क्या कर दिया, कस्टम ड्यूटी लगा दी कि भारत से जो भी सामान 100 रुपए नेपाली रुपए से अधिक का सामान जो भी नेपाल जाएगा उस पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी नेपाल के लोगों को, जिसकी वजह से नेपाल के लोग भारत से 100 रुपए से अधिक का सामान खरीद ही नहीं पाए। इससे दोनों देशों को ही नुकसान था, भारत को भी नुकसान था क्योंकि यहां से ज्यादातर व्यापार नेपाल में काफी हद तक व्यापार होता है, और साथ ही नेपाल के लोगों को भी नुकसान था क्योंकि नेपाल और भारत की जो बॉर्डर साझा करते हैं उसमें काफी अधिक संख्या में लोग सामान भारत से लेकर जाते थे, जिसकी वजह से विवाद देखने को मिला। और नेपाल में क्या हुआ, नई सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन भी हुए, आंदोलन भी हुए। दोस्तों, दूसरा यह हुआ कि नेपाल में जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो सबसे पहले हमारे देश की यात्रा करता है, और अब से पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने सबसे पहले हमारे देश की यात्रा की। और अब की बार जब बालेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं और मोदी जी उनको बधाई संदेश भेजते हैं और साथ ही उनको भारत आने का न्योता भी देते हैं, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था, बालेंद्र शाह ने स्वीकार भी कर लिया था कि हम सबसे पहले इंडिया की यात्रा करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी खबरें ये आ रही है कि उन्होंने कहा है कि 1 साल तक वह किसी भी देश की यात्रा करने से बचेंगे, क्योंकि वो अपने सिस्टम और अपनी योजनाएं और सबसे पहले नेपाल के लोगों के बारे में ध्यान देना चाहते हैं। और उनका कहना है कि उसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में देखेंगे, बाहरी देशों के साथ, पड़ोसियों के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं उनके बारे में हम सोचेंगे। और उन्होंने एक बात तो यह साफ सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने, जैसे पहले एक रिवाज था नेपाल में कि जैसे नया प्रधानमंत्री बनता था वो सभी देशों की राजदूतों से, जो नेपाल में दूतावास बने हुए हैं, वो राजदूतों से अलग अलग मुलाकात करता था और ये तय होता था कि किससे कैसे रिलेशन रखने हैं। लेकिन दोस्तों, इन्होंने साफ कर दिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सभी राजदूतों को, सभी देशों के राजदूतों को एक साथ बुलाकर एक हॉल में उनके साथ मीटिंग करके और यह सिद्ध कर दिया है कि हम सभी देशों के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। अब दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में जो काफी लंबे समय से बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर विवाद चलता आ रहा था, लिपुलेख लिम्पियाधुरा और लिपुलेख पास के ऊपर जो विवाद चलता आ रहा था, वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। क्योंकि दोस्तों, पिछले साल क्या हुआ था कि 2020 से जब गलवान इंसिडेंट भारत और चाइना के बीच हुआ था, उस दौरान क्या हुआ था, लिपुलेख पास और जो भी दर्रे जिसकी वजह से भारत और चाइना के बीच में स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था, वो क्या कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, कुछ कोरोना की वजह से और कुछ गलवान इंसिडेंट की वजह से। 2025 में भारत और चाइना ने मिलकर फिर से इन लिपुलेख दर्रे के साथ ही जो भी बाकी जो व्यापारिक जो रास्ते थे उनको खोलने का फैसला किया था और व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। तब भी क्या हुआ था, नेपाल ने विरोध जताया था भारत और चाइना दोनों के प्रति, क्योंकि उनका कहना है कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाल का हिस्सा है सुगोली की संधि के तहत, जिसके तहत क्या हुआ, नेपाल का हिस्सा होने के कारण उनकी संप्रभुता का उल्लंघन है, क्योंकि उनसे तो पूछा ही नहीं गया। भारत और चाइना ने क्या कर लिया, दोनों ने ही समझौता कर लिया और फिर से व्यापार स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों, इस साल क्या हुआ, इस साल यह हुआ कि अब जुलाई में कैलाश मानसरोवर की यात्रा स्टार्ट होने वाली है, जो हमारे देश, साथ ही नेपाल और भारत के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रखती है। अब दोस्तों, इसने नेपाल में आपत्ति जताई है। नेपाल ने भारत और चाइना दोनों को समन भेजा है, दोनों को चिट्ठी भेजी है कि यह तो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर लिपुलेख और लिम्पियाधुरा विवाद क्या है, भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट क्या क्या है उसको हम समझते हैं, और इस समस्या की जो वास्तविक जड़ है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर की अगर हम बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर लगती है वो उत्तराखंड की लगती है, यहां से उत्तराखंड की लगती है 275 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश से लगती है 551 किलोमीटर, बिहार से 726 किलोमीटर, सिक्किम से 99 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो मतलब बहुत सारी सीमा लगती है। साथ ही पश्चिम बंगाल से 275 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो नेपाल एक तरीके से ऊपर हम देखें तो यहाँ से तिब्बत से इसकी सीमा लगती है, बाकी भारत के 4-5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, जैसे हमारे देश से भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है तो कोई वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से भारत के लोग नेपाल में लगभग 6 लाख लोग नेपाल में रहते हैं। और नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल के लोग कितने रहते हैं, भारत के तो 6 लाख लोग रहते हैं। 2019 में नेपाल के लगभग 60 लाख लोग भारत में रहते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और नेपाल एक तरीके से एक ही हैं, दो देश अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के समुदाय, यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा सब एक ही देखने को मिलती है। क्योंकि भारत में नेपाली भाषा को भी क्या किया गया है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब दोस्तों, नेपाल के 60 लाख लोग हमारे देश में रहते हैं। अब जैसे उन्होंने कस्टम ड्यूटी लगा दिया कि 100 रुपये से अधिक के सामान पर क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा, जिसकी
वजह से जो नेपाल के लोग जो भारत में रहते हैं उनके लिए काफ़ी समस्या पैदा हो गई। और साथ ही क्या हुआ कि जो भी बॉर्डर इलाके में जो भी लोग रहते थे उनके लिए काफ़ी समस्या पैदा हो गई, क्योंकि नेपाल के लोग भारत से सामान ले जाते थे, भारत के लोग नेपाल से भी सामान ले जाते थे, और रिश्ते भी हमारे देश के जो यहाँ के बॉर्डर इलाके के एरियाज के हैं भारत और नेपाल के बीच में आराम से होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का और नेपाल का रिश्ता काफ़ी अच्छा और सुदृढ़ माना जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि 2019 में नेपाली प्रवासियों ने क्या किया, भारत से 12,000 करोड़ रुपए अपने देश भेजा था, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर कमाएंगे भी, कमाने के बाद अपने गांव अपने देश में वो पैसा भेजेंगे, अपने परिवार को पैसा भेजेंगे। तो 12,000 करोड़ रुपए उन्होंने 2019 में भेजे थे, नेपाल में भेजे थे। और अगर आज की हम बात करें तो 12,000 करोड़ से बढ़कर 15,000 करोड़ ये हो गए होंगे। तो काफ़ी अधिक संख्या में नेपाल के लोग हमारे देश में काम करते हैं, रहते हैं। अब दोस्तों विवाद की जड़ की अगर हम बात करें तो विवाद का जड़ क्या है, भारत और नेपाल के बीच में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें क्या हुआ, एक छोटा सा हिस्सा है ये वाला हिस्सा। नेपाल का कहना है कि ये वाला हिस्सा यहाँ से हमारी बॉर्डर लगती है, जो हमारे उत्तराखंड के क्या है पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। अब ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये है लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। अगर हम इसको बड़ा करके समझें तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं। अब दोस्तों ये हिस्सा है ये नेपाल है, इसका जो ये हिस्सा है यहाँ पर ये विवादों का कारण है। इसको अगर हम बड़ा करें तो ये है लिपुलेख जो यहाँ कॉर्नर में पड़ता है और नेपाल की बॉर्डर से जो टच में है, ये है लिम्पियाधुरा और ये है लिपुलेख जो नेपाल के टच में पड़ता है। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि 1816 में सुगोली की संधि हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि कोई जीत तो पाया नहीं था, और 1816 की सुगोली की संधि हुई जिसके तहत भारत और नेपाल के बॉर्डर का निर्धारण किया गया। अब वो क्या किया गया, सही ढंग से नहीं किया गया। इसमें यह तय था कि यहाँ पर एक क्या है, महाकाली नदी बहती है, यह महाकाली नदी यहाँ से बहती है। तो उसमें यह तय था कि महाकाली नदी का जो उद्गम स्थल है उसका पूर्वी क्षेत्र नेपाल की बॉर्डर माना जाएगा और उसका पश्चिमी क्षेत्र भारत की बॉर्डर माना जाएगा। अब इसमें दोस्तों जो महाकाली नदी का जो उद्गम स्थल है वो विवादों में है। नेपाल का यह कहना है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल क्या है, लिम्पियाधुरा है, और भारत का यह कहना है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल क्या है, वो लिपुलेख है। ये यहाँ से बहती है, यहाँ से उद्गम होता है, और नेपाल का कहना है यहाँ से उद्गम होता है, बाकी ये वापस भारत में आ जाती है। जिसकी वजह से ये जो एरिया है वो लगातार विवादों में बना हुआ रहता है। अब एक तरीके से वहाँ क्लियर नहीं थे कि कितना क्षेत्र नेपाल में है, कितना क्षेत्र भारत में है। वहाँ केवल नदी का उद्गम स्थल, अब नदी तो अपना रास्ता भी बदल लेती है, नदी जैसे काफ़ी लंबा समय हो जाता है तो वो अपना रास्ता भी चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लिपुलेख से भी पानी आ रहा है, लिम्पियाधुरा से भी इस नदी में पानी आ रहा है। तो यह क्या है, काफ़ी विवादों में है, और इसी को क्या कहा जाता है, लिपुलेख पास कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ से चाइना में प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय से वहाँ के तीर्थ यात्री थे, या वहाँ से चाइना से जो हमारे देश में पढ़ने के लिए जो बौद्ध धर्मावलंबी थे वो आते थे, तो इसी रास्ते से आते थे। साथ ही इसी रास्ते से भारत और चाइना के बीच, भारत और तिब्बत के बीच में काफ़ी व्यापार भी होता था। तो यह काफ़ी पुराना धर्म माना जाता है। यहाँ से व्यापार, भारत और तिब्बत की संस्कृति, व्यापार और साथ ही धर्मावलंबी और साथ ही तीर्थ यात्री, ये सब जुड़े हुए इनका इतिहास रहा है। और भारत और नेपाल की अगर हम बात करें तो 1960 के दशक से दोनों देशों ने भारत में स्थित लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को लेकर चर्चा की थी। इसके बाद क्या हुआ, 1980 के दशक में भारत नेपाल ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त तकनीक स्तरीय सीमा समूह बनाया था कि इस विवाद को कैसे भी करके सुलझा लिया जाए। फिर 2000 में क्या हुआ था कि सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री के स्तर की चर्चा हुई। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी और बीपी कोइराला ने दिल्ली में बैठक की थी कि इस विवाद को सुलझा लिया जाए, लेकिन तब तक लिपुलेख भारत का हिस्सा ही माना जाता रहा था। उसके बाद ये विवादों में आया। विवादों में कब आया कि 2002 तक भारत नेपाल के बीच बचे हुए सीमा विवाद को सुलझाने का लक्ष्य रखा था। हालांकि यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, केपी शर्मा ओली की सरकार आती है। केपी शर्मा ओली की चाइना के इन्फ्लुएंस में आने वाले पहले ऐसे सबसे ज़्यादा वो प्रधानमंत्री थे कि चाइना के प्रभाव में आकर वो काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, ग्रेटर नेपाल का मैप जारी किया। ग्रेटर नेपाल का मैप जारी किया जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और बॉर्डर इलाकों को अपने नेपाल के हिस्से में दिखाया। और उन्होंने क्या किया, 100 रुपये के नोट में इस लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जो विवादित स्थल है उसको 100 रुपये के नोट में भी छपवा दिया, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी भी उस समय देखने को मिली थी। और वो भारत विरोधी लगातार तो बयान देते रहते थे।
केपी शर्मा ओली। अब दोस्तों उसके बाद क्या हुआ उसको हम समझते हैं। लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्या है, एक तरीके से त्रि जंक्शन बनाता है, ट्रायंगल बनाता है, क्योंकि यहाँ से क्या है चाइना की सीमा लगती है, तिब्बत की सीमा लगती है, इधर से नेपाल की सीमा लगती है और इधर से भारत की सीमा लगती है, जिसकी वजह से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों इससे पहले भी क्या हुआ था कि जैसे 1954 से भारत यहाँ से लगातार व्यापार कर रहा है, चाइना के साथ लगातार व्यापार कर रहा है, नेपाल के साथ व्यापार कर रहा है, और उसके बाद 1962 में भारत और चाइना के बीच में जब वार हुआ तो उसमें क्या हुआ, भारत ने अपनी सैनिक चौकियां यहाँ पर स्थापित की थी 1962 में। उसके बाद से लगातार यहाँ पर सैनिक चौकियां आज भी हैं और ये लगातार काम भी कर रही हैं। तो पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे प्रधानमंत्री नेपाल में आए जिसकी वजह से उन्होंने भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने का काम किया। अब दोस्तों इसको हम आगे समझते हैं कि अभी अब क्या क्या देखने को मिल रहा है। अभी जैसे जुलाई में कैलाश मानसरोवर की यात्रा स्टार्ट होने वाली है, तो उसको लेकर क्या हुआ, भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को लेकर सीमा विवाद मई 2026 में एक बार फिर गर्मा गया है। इस विवाद की ताज़ा वजह क्या है कि जुलाई में कैलाश मानसरोवर की यात्रा स्टार्ट होने वाली है और इसमें नेपाल की बालेन शाह सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। 2026 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा स्टार्ट होगी, जून अगस्त तक चलेगी, लेकिन दावा है कि मार्ग उसके संप्रभु क्षेत्र से होकर गुजरता है, नेपाल के संप्रभु क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से उन्होंने विरोध जताया है। अब सुगौली की संधि के तहत क्या हुआ था ये हमने आपको बता दिया है। नेपाल का क्या तर्क कहता है, नेपाल का तर्क है कि नेपाल के अनुसार महाकाली नदी का उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा है, इसलिए नदी के पूर्व का क्षेत्र लिपुलेख और कालापानी सहित नेपाल का है। जबकि भारत का क्या है, भारत का मानना है कि काली नदी का वास्तविक उद्गम लिपुलेख के पास छोटे से झरनों से होता है। भारत का कहना है कि लिपुलेख के पास से होता है, नेपाल का कहना है कि लिम्पियाधुरा के पास से होता है, जिसकी वजह से यह बॉर्डर डिस्प्यूट चलता ही रहा है। अब न कि लिपुलेख से, लिम्पियाधुरा से, भारत इन क्षेत्रों को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है, लिपुलेख लिम्पियाधुरा को। अब रणनीतिक महत्व की अगर हम बात करें तो लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय जंक्शन, ट्राई जंक्शन पर स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से चीनी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है, जैसे 1962 वार में किया गया था, जिसकी वजह से यह लगातार अब बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो नेपाल ने भारत और चीन दोनों को औपचारिक राजनयिक विरोध पत्र भेजा है कि यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को साफ नकार दिया है, कहा है कि यह एक तरफा और ऐतिहासिक तथ्यों के बिना बताए हुए खारिज कर दिया है कि यह ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कोई नहीं, ऐसा नहीं है जो यह साबित करे कि यह क्षेत्र किसका है, नेपाल का है। तो यह एक तरीके से क्या है, एक तरफा है। दूसरा, भारत का कहना है कि 1954 से तीर्थयात्री इसी मार्ग का उपयोग कर रहे हैं और दशकों पुरानी परंपरा को अचानक विवादित बनाना स्वीकार्य नहीं है। ये लगातार विवादित बना रहे हैं नेपाल के लोग, या नेपाल की जो नई सरकार है या पुरानी सरकार है, जो भी काम किया है वो भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने का काम कर रही है। अब लिपुलेख और लिम्पियाधुरा और कालापानी की अगर हम बात करें तो नेपाल और भारत का पक्ष की बात करें तो सुगौली संधि के अनुसार अपना क्षेत्र मानता है लिपुलेख नेपाल। नदी के उद्गम के आधार पर नेपाल का दावा करता है कालापानी, और लिम्पियाधुरा इसे काली नदी का असली उद्गम स्थल बताता है। जबकि भारत क्या है, उत्तराखंड का अभिन्न हिस्सा मानता है लिपुलेख को, और कालापानी 1962 से भारतीय चौकियां यहाँ स्थापित हैं, और लिम्पियाधुरा इसे सीमा के भीतर का हिस्सा नहीं मानता है। इस तरीके से भारत और नेपाल के अलग अलग दावे हैं। बाकी यह क्षेत्र हमेशा से ही भारत का रहा है। दोस्तों इस तरीके से लिपुलेख और लिम्पियाधुरा भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट पैदा करता है, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में खटास देखने को मिलती है। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।